बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 फ़िज़िक्स में यूनिट 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इनमें जो न्यूमेरिकल हैं वो 3 टॉपिक से गिवन है। एक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, दूसरा है टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं। अगर ये एक बॉडी है, इस पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 न्यूटन फोर्स, तो ये फोर्स इस बॉडी पे तमाम की तमाम लगती है और ये बॉडी 5 न्यूटन फोर्स के साथ राइट की तरफ मूव करेगी। अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊं तो फिर ये 5 न्यूटन फोर्स तमाम की तमाम ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन अगर मैं फोर्स को किसी एंगल के साथ लगाऊं, इस तरह, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एंगल हमेशा हम एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये एंगल है, एंगल 30, 40, 50 हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं कि थीटा है, और हमने इस बॉडी पे ये फोर्स लगाई है 5 न्यूटन। इस सिचुएशन में जब फोर्स किसी एंगल के साथ लगती हो, एंगल यहाँ पे 0 है, 0 एंगल के साथ देखें लग रहा है, यहाँ पे 90 एंगल के साथ फोर्स लग रही है। इस जगह पे फोर्स एंगल 0 से ज़्यादा है और 90 एंगल से कम है। किसी एक्यूट एंगल के साथ ये फोर्स इसके साथ लग रही है, वो एंगल जो 90 से कम हो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये फोर्स तमाम की तमाम अब एक डायरेक्शन में नहीं लगेगी, बल्कि ये फोर्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। फोर्स का कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम कहते हैं एफ एक्स, यानी फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, वो इक्वल होगा एफ कास थीटा, ये उसका फार्मूला है जो हमने प्रूफ किया है। और इस वर्टिकल डायरेक्शन में इस फोर्स का कुछ हिस्सा जाएगा, उसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने कुछ इसको रिवाइज किया है। तो इसे हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, यानी फोर्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जब फोर्स किसी एक्यूट एंगल के साथ एक बॉडी पे लगती है, यानी 0 एंगल से ज़्यादा और 90 एंगल से कम, तो फिर फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को हम एफ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा से फाइंड कर सकते हैं। इसमें थीटा ये एंगल होगा और फोर्स जो हमें गिवन होगा। तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, यानी एक फोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, इसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है टॉर्क, जिसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। जब एक बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है तो बॉडी में लीनियर मोशन प्रोड्यूस होती है, वो स्ट्रेट जाता है। लेकिन अगर एक बॉडी किसी एक्सिस के गिर घूम सकती है, ये एक पहिया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये व्हील इस एक्सिस के गिर घूम सकती है, या ये डोर है, यहाँ पे हैंजेस लगे होते हैं और यहाँ पे हैंडल होता है। जब हम इस बॉडी पर इस डोर पे फोर्स लगाते हैं तो ये डोर इस एक्सिस के गिर घूमता है या इस एक्सिस के गिर ये व्हील घूमता है। या ये स्टेयरिंग भी हो सकता है, गाड़ी का स्टेयरिंग है, जब हम इसको इस तरीके से मूव करते हैं, इस पे फोर्सेस लगाते हैं तो ये एक्सिस के गिर घूमता है। तो जब एक बॉडी पे फोर्स लगाई जाए
और वो बॉडी किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकें, या इस तरह ये एक लीवर है या वो शीशा है जिसमें बच्चे बैठ के खेलते हैं, ये ऊपर नीचे जाता है, ये इसको पिवट कहते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये शीशा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमता है, इस तरह ऊपर नीचे जाता है। तो जब एक बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट की जाए और उस बॉडी में लीनियर मोशन प्रोड्यूस ना हो, बल्कि वो किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो टार्क है, ये जो टर्निंग इफ़ेक्ट है, इसको हम इस तरीके से इसको टा कहते हैं। ये सिंबल है इसका, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप इस पे एरो भी लगा सकते हैं। ये जो टर्निंग इफ़ेक्ट है ये दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी टर्निंग इफ़ेक्ट टार्क के दो फैक्टर्स हैं, एक फोर्स है और एक मूवमेंट आर्म है। फोर्स क्या है? अगर हम इस बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से मूवमेंट आर्म किसे कहते हैं? मूवमेंट आर्म इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखें दरवाज़ा इन एक्सिस के गिर, इसको हैंजेस कहते हैं, कब्ज़ा उर्दू में हम इसे कहते हैं, इसके गिर घूमता है और फोर्स यहाँ लगती है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस फोर्स पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स लगता है, इसके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, इसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। और ये क्या होता है? ये हम डी से शो करते हैं। और क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर भी एक एरो लगाते हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट या ये मूवमेंट आर्म बड़ा हो, ज़्यादा हो, तो फिर टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टार्क दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक फोर्स के ऊपर और एक इस मूवमेंट आर्म पे। फोर्स जितना ज़्यादा होगा टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मूवमेंट आर्म जितना बड़ा होगा, ये अगर बड़ा दरवाज़ा है इस तरह और ये हैंजेस है, तो देखिए ये अब मूवमेंट आर्म है, फोर्स तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो फिर ये दरवाज़ा आसानी से खुलेगा, इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो टर्निंग इफ़ेक्ट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने फोर्स फाइंड करनी है तो यही फार्मूला आ जाएगा, टा डिवाइडेड बाई डी। डी को इस साइड पे ले आए। अगर आपने डी फाइंड करना है तो डी इज इक्वल टू टा डिवाइडेड बाय एफ। तो आप इस फार्मूला को रीअरेंज भी कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऊपर है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें ये कहता है कि क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क या एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। ये हमारे पास एक बॉडी है, एक शीशा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे अगर हम एक वेट रख दें तो ये शीशा डाउनवर्ड इस तरफ जाएगा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि घड़ी की जो सुई है वो इस तरह घूमती है और ये इस तरफ घूमेगा, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एक वेट रख दें, दूसरा वेट, देखें ये वेट ज़्यादा है, तो ये बॉडी अब इस तरह घूमेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये जो शीशा है ये ना क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी इसमें एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है और ये इसमें क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है। अगर ये बैलेंस है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क आपस में इक्वल है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। या इसको आप कह सकते हैं कि ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू ऑल क्लॉकवाइज टार्क्स। तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये बैलेंस है इफ़ ऑल द
anti-clockwise tasks and all the clockwise tasks are equal। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आ जाए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है टू ओपन अ डोर फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड। हमें एक दरवाज़ा खोलना है, उस पर फोर्स कितनी लगेगी? 15 न्यूटन। तो डेटा हमारे पास है, डेटा फोर्स F 15 न्यूटन। ये जो 15 न्यूटन फोर्स लग रही है ना, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, ना एग्जैक्टली ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, बल्कि ये लग रही है इज़ अप्लाइड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये फोर्स एंगल 30 के साथ इस पे अप्लाई हो रही है डोर के ऊपर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो टू फाइंड में हमें क्या करना है? टू फाइंड में हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, जिसको हम Fx से शो करते हैं, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। इसके लिए जो फार्मूलाज यूज़ होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx के लिए फार्मूला है F cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यानी Fy के लिए F sin थीटा। ये इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। F की वैल्यू हमारे पास 15 है, cos और थीटा हमारे पास 30 है। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से cos 30 फाइंड करना है और फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Fx इज इक्वल टू 15 एंड cos 30 इज 0.866। अब 15 को 0.866 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 12.99 न्यूटन। तो हम इसको राउंड करके 13 न्यूटन लिख सकते हैं 12.99 को। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला है Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। Fy इज इक्वल टू F हमारे पास 15 न्यूटन था, साइन और थीटा हमारे पास 30 डिग्री। तो Fy इज इक्वल टू 15 साइन 30, कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.5। 15 को 0.5 से अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 7.5 न्यूटन। तो देखें वर्टिकल डायरेक्शन में 7.5 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 13 न्यूटन है, यानी 15 न्यूटन फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, या 15 न्यूटन फोर्स दो हिस्सों में अप्लाई होगी, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब देखें इसको कैलकुलेटर की मदद से किस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कास, जब आप कास करते हैं, देखिए आप इस कास को प्रेस करेंगे तो कास आ जाएगा। एंगल आपके पास 30 है तो 30 लिख लेंगे, देखें 3 और ये 0, तो ये कास 30 आ गया। इसको आपने इक्वल कर देना है तो कितना आ जाएगा, देखें 0.866। बाकी वैल्यूज़ को आप इग्नोर कर देंगे। अब साइन के लिए आपको देखें ये साइन प्रेस करना है,
ये साइन प्रेस करें तो देखें साइन आ जाएगा, फिर 33 और ये 0, देखें साइन 30 इज़ इक्वल टू, तो आ जाएगा 0.5, तो आप लिख लेंगे 0.5। एक बात याद रखें कि कैलकुलेटर को आपने डिग्री मोड पे रखना है। किस तरीके से? देखें ये आपके पास मोड है, इस मोड बटन को आप प्रेस करें तो ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर दबाएं तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, देखिए आ गया डिग्री, रेडियन एंड ग्रेडियन। तो आपने ये फर्स्ट 1 प्रेस करना है ये। तो अब आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड पे है। अगर आपने रेडियन मोड में इसको सॉल्व किया तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, इसलिए कैलकुलेटर को डिग्री मोड पे रखना है। अब है क्वेश्चन 2, अ बोल्ट ऑन कार इंजन नीड्स टू बी टाइटन्ड। बोल्ट यानी इस तरीके से, जिसको हम वो नट सा कहते हैं, ये नट होता है इस तरीके से, और इसके ऊपर जो वो घूमता है उसको बोल्ट कहते हैं, इसको टाइट करते हैं इस तरीके से। तो एक नट और बोल्ट है इंजन का, हमने इस बोल्ट को टाइट करना है, इंजन के बोल्ट को टाइट करना है। नीड्स टू बी टाइटन्ड विथ टार्क, हम इस पे टार्क यानी टर्निंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे कितना, तो डेटा है टार्क, टार्क की वैल्यू है, टार से उसको शो करते हैं, इसके ऊपर एरो का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। 40 न्यूटन मीटर ये इसका यूनिट है। यू यूज़ अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रेंज, ये हमारे पास रेंज की एक टाइप है। हम इस बोल्ट को जब इस तरीके से टाइट करेंगे तो ये जो रेंज है इसका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तमाम लेंथ ये 25 सेंटीमीटर है, और हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि SI यूनिट हमारे पास मीटर है, और अगर आप देखें तो टार्क भी मीटर में है, तो इसलिए हमारे पास ये जो स्क्रू रेंज का लेंथ है इसको भी मीटर में होना चाहिए। इसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, मूवमेंट आर्म। वो D से शो होता है, ये है 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा है, इसलिए छोटे से बड़ा यूनिट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो इससे आ जाएगा 0.25 मीटर। हम इस रेंज के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, एंड पुल ऑन द एंड ऑफ द रेंज परपेंडिकुलरली, इस रेंज के ऊपर जो हम फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, इसको पुल का मतलब खींचना, 90 के एंगल के साथ खींचेंगे, क्योंकि 90 पे मैक्सिमम टार्क लगता है, इसलिए जब आप इसको खींचोगे तो अपना हाथ इस तरीके से 90 के एंगल पे रख के इसको इस तरह ऊपर खींचेंगे। एंड पुल ऑन द एंड ऑफ द रेंज परपेंडिकुलरली, हाउ मच फोर्स डू यू हैव टू एक्सर्ट, तो आपने इस पे कितनी फोर्स लगानी है, फाइंड क्या करना है, फोर्स F। इसके लिए जो ये हमारे पास टू फाइंड है और फार्मूला होगा, अभी जो मैंने आपको लिख के दिया था कि टार्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, ये इक्वेशन 1। अब सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि आपने F फाइंड करना है तो F को यहीं पे रहने देंगे और इस D को इस साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड। इसको मैं अब इस तरह लिखता हूँ, क्योंकि जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, तो इसको मैं लेफ़्ट पे लिख लूँगा और
ये वाली वैल्यू राइट साइड पे लिख लूँगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। टार्क हमारे पास 40, आप इसके साथ ये न्यूटन मीटर लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चलो इस क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ। और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास 0.25 मीटर है। तो देखें मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 40 को 0.25 पे डिवाइड करेंगे, इससे आ जाएगा 160 न्यूटन। दोबारा समझा देता हूँ। देखें ये आप समझ लें कि ये नट है, ये इसके ऊपर बोल्ट है, मैंने इसको टाइट करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें इसको इस तरह रखूँगा और इसको इस तरह घुमाऊँगा। तो ये जगह जो है जहाँ पे ये नट है और ये घूमेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए फोर्स में यहाँ लगाऊँगा, यहाँ पे फोर्स लगाऊँगा, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। फोर्स मैंने यहाँ लगाई जो अभी हमने फाइंड की 160 न्यूटन। और ये हमारे पास मूवमेंट आर्म है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर, क्योंकि यहाँ पे ये रेंज यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी वो जगह जहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मूवमेंट आर्म है। और मैंने इसमें कितना टार्क प्रोड्यूस किया, तो वो मुझे गिवन था 40 न्यूटन मीटर। यहाँ पे टार्क जो प्रोड्यूस हुआ, टर्निंग इफेक्ट, वो 40 न्यूटन मीटर था। ये मूवमेंट आर्म है और ये फोर्स है, तो मुझे ये फोर्स फाइंड करनी थी। अब आ जाए क्वेश्चन 3 की तरफ। सना हुज मास इज़ 43 किलोग्राम सिट्स 1.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसा। सीसा आपने देखा होगा पार्क्स में, जिस पे बच्चे जो हैं इस तरीके से खेलते हैं। ये एक प्लैंक है, एक लकड़ी का इस तरह टुकड़ा होता है, इसके बीच में ये पिवट है, इसके गिर्द ये ऊपर नीचे मूव करता है। यहाँ पे सना बैठी हुई है, मास ऑफ द सना वो 43 किलोग्राम है, मास ऑफ सना। क्योंकि सना की स्पेलिंग में पहले एस आता है, तो इसको हम MS कह देंगे। वो कितना है, 43 किलोग्राम। और ये सना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने फासले पे बैठी हुई है, ये है 1.8 मीटर। तो सना यहाँ पे है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस फासले को हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, जिसको हम D से शो करते हैं, और इसके साथ DS लिख लेंगे कि मूवमेंट आर्म फॉर सना। दूसरी साइड पे फेस बैठे हुए हैं। फेस का मास हमारे पास है, मास ऑफ द फेस, फेस हुज मास इज 52 किलोग्राम। मास ऑफ फेस इज 52 किलोग्राम। वांट्स टू बैलेंस सना, ये फेस चाहता है कि सना बैलेंस हो जाए, यानी ये साइड और ये साइड आपस में बैलेंस हो जाए, ना ये सीसा इस साइड पे मूव करें। देखिए ये क्या है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और ना इस साइड पे मूव करें, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसा शुड फेस सिट, तो ये फेस कहाँ पे बैठे, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इस पिवट से ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि फेस कहाँ पे बैठे, डिस्टेंस ऑफ द फेस फ्रॉम द पिवट, इसको हम मूवमेंट आर्म ऑफ द फेस कहेंगे। तो ये फेस कहाँ पे बैठे कि ये सीसा बैलेंस हो। सीसा तब बैलेंस होगा कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपस में बैलेंस हो, ना सीसा इस साइड पे मूव करे, ना सीसा इस साइड पे मूव करे। जो डेटा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। मास ऑफ सना, इसको हम लिख लेंगे M,
और साथ छोटा s वो है 43 किलोग्राम। फिर है मास ऑफ फेज, उसको हम mf से शो कर देंगे, वो है 52 किलोग्राम। डिस्टेंस ऑफ द सना फ्रॉम द पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। सनाज मूवमेंट आर्म, उसको हम ds से शो करेंगे, वो है 1.8 मीटर। टू फाइंड में क्या फाइंड करना है? फेज मूवमेंट आर्म, फेज मूवमेंट आर्म, यानी हमें फाइंड करना है df। फार्मूला है according to principle of movement, the sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movements। ये शीशा तब बैलेंस होगा कि ये क्लॉकवाइज टार्क, यानी ये शीशा ना इस साइड पे मूव करे ना इस साइड पे मूव करे। तो क्लॉकवाइज टार्क और तमाम एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है? टार्क है क्लॉकवाइज टार्क, यानी टार्क जो फेस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम F से शो कर देंगे, और टार्क जो सना प्रोड्यूस कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसको हम टार्क टा और S से शो कर लेंगे। फेज जो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज वो इक्वल होता है, टार्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। यहाँ पे जो फोर्स है वो वेट होता है, यानी वेट W, वेट ऑफ द फेज एंड movement arm of the phase is equal to weight of the sana and movement arm of the sana। दोबारा समझाता हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है कि क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल होगा। फेज इस शीशा को इस तरफ मूव करना चाहता है क्योंकि वो वहाँ बैठा हुआ है, फोर्स यहाँ पे लगेगी और ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सना इस शीशा को इस तरह मूव करना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। जब ये शीशा बैलेंस है, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टार्क, वो टार्क जो फेस प्रोड्यूस कर रहा है वो इक्वल है वो टार्क जो सना प्रोड्यूस कर रही है। तो टार्क ऑफ फेज इज इक्वल टू टार्क ऑफ सना, यानी द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट में टार्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। यहाँ पे जो फोर्स है वो असल में वेट ऑफ द फेज है, तो इसलिए मैंने फोर्स नहीं लिखा बल्कि वेट लिखा ऑफ द फेज। और मूवमेंट आर्म ऑफ द फेज, डिस्टेंस ऑफ द फेज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसको df से शो कर लेंगे, इज इक्वल टू टार्क प्रोड्यूस बाय सना, तो वो होगा फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेट है इस वजह से मैंने फोर्स नहीं लिखा बल्कि वेट ऑफ द सना और मूवमेंट आर्म ऑफ द सना। अब वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है, तो यानी मास ऑफ द फेस एंड g, एंड df इज इक्वल टू वेट ऑफ द सना mg, यानी मास ऑफ द सना एंड g एंड ds। ये g दोनों साइड पे, तो बस इसको काट दें क्योंकि आपने मूवमेंट ऑफ द फेस फाइंड करना है, तो इसको यहीं पे रहने दें। यहाँ पे है मास ऑफ द सना, मूवमेंट आर्म ऑफ द सना डिवाइडेड बाय, इसको
इस साइड पे लें मास ऑफ द फेस को तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा मास ऑफ द फेस। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास ऑफ द सना इज 43 किलोग्राम, मूवमेंट आर्म ऑफ द सना इज 1.8 एंड मास ऑफ द फेस इज 52 किलोग्राम। 43 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77.4 डिवाइडेड बाय 52, 1.48। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो मीटर में होगा। अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो 1 यहाँ पे 8 है, 8 को हटा दें और इसमें एक बढ़ा दें 4 में तो ये 5 हो जाएगा। 1.5 मीटर राउंड ऑफ का तरीका आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Question 4 is, two kids of weighing 300 Newton and 350 Newton are sitting at the ends of 6 meter long seesaw. एक 6 मीटर लॉन्ग सीसा है, इसके एक साइड पे एक किड बैठा हुआ है, इस साइड को हम ए कह देते हैं, दूसरे साइड पे दूसरा किड बैठा हुआ है, इसको हम बी कह देंगे। इसके बीच में पिवट है, ये ए बी लेंथ हमारे पास 6 मीटर है। इस किट का वेट हम W1 से शो करते हैं, वो है 300 न्यूटन। ये किट, इसके वेट को हम W2 से शो कर लेते हैं, इसका वेट है 350 न्यूटन। याद रखें कि वेट बीन फोर्स, ये फोर्स है। अब आगे देखें, अ सीसा इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। ये सीसा पिवटेड यानी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे है। सेंटर का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सी इसका सेंटर है तो ए सी ये भी 3 मीटर है और बी सी ये भी 3 मीटर है, क्योंकि ये बीच में है। तो टोटल सीसा 6 मीटर का है, 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, बीच में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको पिवट कहते हैं। वेयर वुड अ थर्ड किड सिट सो दैट द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब आप देखें यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों का मूवमेंट आर्म तो सेम है, लेकिन ये फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इस साइड पे हमें एक दूसरा किड बिठाना है। इसको हम कहाँ बिठाते हैं? डी पॉइंट पे। इस किट का वेट जो है W3 ये है 250 न्यूटन। तो मैं इस किट को कहाँ बिठाऊं? इस मूवमेंट आर्म को फाइंड करना है कि मैं इस किट को कहाँ बिठाऊं कि ये सीसा बैलेंस हो जाए। वेयर वुड अ थर्ड किड sit so that the seesaw is in equilibrium in the horizontal position. The weight of the third kid is 250 Newton. इस तीसरे बच्चे का वेट 250 न्यूटन है और हम इसे लेफ़्ट साइड पे इसलिए बिठाएंगे कि वहाँ पे इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए इस 300 के साथ इसको बिठाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम लिख लेते हैं। हम ये सपोज़ करते हैं कि जो पहला किड बैठा हुआ है ये, इसका मूवमेंट आर्म ए सी है, इसका मूवमेंट आर्म बी सी है जो 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। हमें ये डी सी मूवमेंट आर्म फाइंड करना है कि इस तीसरे बच्चे को कहाँ पे बिठाया जाए। डेटा है वेट ऑफ द फर्स्ट किड W1 300 न्यूटन और ये जो बैठा हुआ है 3 मीटर फासले पे, ये इसका मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म ऑफ फर्स्ट किड
वो हमारे पास AC है, ये है 3 मीटर। वेट ऑफ द सेकेंड किड, इसको हम W2 से शो कर रहे हैं और वो है 350 न्यूटन, और ये भी पिवट से 3 मीटर के फासले पे है, तो ये इसका मूवमेंट आर्म है, ये BC। मूवमेंट आर्म ऑफ सेकेंड किड BC, ये भी 3 मीटर है। वेट ऑफ द थर्ड किड, वेट ऑफ द थर्ड किड, वो W3 है, वो है 250 न्यूटन। टू फाइंड करना है मूवमेंट आर्म ऑफ द थर्ड किड, मूवमेंट आर्म ऑफ थर्ड किड, यानी क्या फाइंड करना है, CD फार्मूला। यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट clockwise torque is equal to anti-clockwise torque। क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास ये एक टॉर्क है, ये W2 वेट क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये दो जो किड्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि ये सीसा बैलेंस है, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दो टॉर्क्स की वजह से, दो किड्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा ये वेट W यानी फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, तो फोर्स यहाँ पे वेट है और मोमेंट आर्म है BC इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये जो किड है W1, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा W1 मल्टीप्लाई इसका मूवमेंट आर्म AC प्लस, अब यहाँ पे दो टॉर्क हैं, एक इस बच्चे की वजह से और एक दूसरा W3 जो दूसरा चाइल्ड है इसकी वजह से। तो ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस उसका वेट W3 है, और ये जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से पिवट का डिस्टेंस DC है। तो किड 3 कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स यानी W3 और ये मोमेंट आर्म DC। W1 कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसका वेट W1 प्लस AC। तो ये दो जो किड्स लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं, इन दोनों का सम ऑफ टॉर्क इस एक टॉर्क के इक्वल है, तभी तो ये सीसा बैलेंस है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। W2 हमारे पास है 350 मल्टीप्लाई BC 3 है इज इक्वल टू W1 300 मल्टीप्लाई AC इज 3 प्लस W3 250 और DC हमें फाइंड करना है। 350 मल्टीप्लाई 3 1050 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 3 900 प्लस 250 मल्टीप्लाई DC
1050 इसको इस साइड पे ले तो -900 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई DC। 1050 से 900 माइनस करें तो 150 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई DC। तो DC किसके इक्वल होगा? 150 डिवाइडेड बाय 250। तो DC इज इक्वल टू 0.6, DC इज इक्वल टू 0.6 हो, क्योंकि ये मूवमेंट आर्म है, डिस्टेंस है तो मीटर लिखेंगे। सो द थर्ड kid should sit 0.6 meter away from pivot। इस पिवट से 0.6 मीटर दूर बैठेगा तो फिर ये सीसा बैलेंस हो जाएगा। इन दोनों बच्चों का टार्क इस एक बच्चे के टार्क के इक्वल होगा। Now question 5 is, two children push on opposite side of a door during play। ये एक डोर है, दो बच्चे खेल रहे हैं, ये इसके हैंजेस हैं, ये हैंडल है। दो बच्चे इस डोर को खींचते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। One child pushes with a force of 20 Newton at a distance of 0.60 meter from the hinges। एक बच्चा hinges से, ये D1 है, यह है 0.6 मीटर, वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 0.6 मीटर पे। इस फोर्स को हम कहेंगे F1। ये है 20 न्यूटन। पहला बच्चा 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस जगह पे जो हैंजेस से 0.6 मीटर के फासले पे है। एंड द सेकंड चाइल्ड पुशेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.50 मीटर। दूसरा बच्चा इसी दरवाजे को बैक साइड से 0.05 डिस्टेंस पर, यानी इससे थोड़ा सा कम, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। इसको हम D2 कह लेंगे। ये है 0.5 मीटर। What force must the second child exert to keep the door from moving? Also friction is negligible। ये दूसरा बच्चा जो F2 फोर्स लगा रहा है, ये कितनी फोर्स लगाएगा कि ये डोर मूव ना करें, यानी क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल हो। तो हम ये तमाम डेटा लिख लेते हैं और फिर F2 फोर्स फाइंड करते हैं। डेटा फोर्स exerted by first child, उसको हम F1 से शो करते हैं और वो है 20 न्यूटन। फर्स्ट चाइल्ड मूवमेंट आर्म, इसको हम D1 से शो करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हैंजेस टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, वो है 0.6 मीटर। सेकंड चाइल्ड मूवमेंट आर्म, सेकंड चाइल्ड मूवमेंट आर्म D2, वो है 0.5 मीटर। दूसरा बच्चा 0.5 मीटर पे फोर्स लगा रहा है। मैं ये सेकंड चाइल्ड जो है इसकी फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स exerted by second child F2। फार्मूला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉक वाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी
क्लॉक वाइज टार्क। एक बच्चा इसको अंदर की तरफ लेकर जा रहा है, दूसरा इसको आउटवर्ड पुश कर रहा है। इसका मतलब है, और हमें इस डोर को बैलेंस रखना है कि ये मूव ना करें, तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल होगा। क्लॉकवाइज टार्क को जो फर्स्ट चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम टा1 कह देंगे, और सेकंड चाइल्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम टा2 कह लेंगे। फर्स्ट चाइल्ड जो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है वो है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म, यानी F1 मल्टीप्लाई D1। सेकंड चाइल्ड जो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है वो है F2 मल्टीप्लाई D2। हमें फाइंड करना है F2, तो F1 मल्टीप्लाई D1 डिवाइडेड बाय इस D2 को इस साइड पे ले आएंगे, तो इस साइड पे हमारे पास सिर्फ F2 रह जाएगा। F2 इज इक्वल टू, अब इस F2 को मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया और इसको राइट साइड पे लिख लूँगा, F1 मल्टीप्लाई D1 डिवाइडेड बाई D2। F2 इज इक्वल टू F1 हमारे पास है 20, D1 हमारे पास 0.6 और D2 है 0.5। 20 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12 और डिवाइडेड बाय 0.5। F2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0.5, इससे आ जाएगा 24 न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन 6 में एक क्रेन है जो एक मास को ऊपर लेकर जाती है। मास है 1500 किलोग्राम, इतना मास ऊपर लेकर जाती है। इस क्रेन का मूवमेंट आर्म D1 है, यानी क्रेन जब ऊपर की तरफ, ये देखें ये मास है, ये मास इसके साथ हैंग कर रहा है, तो ये क्रेन इसको उठाती है, तो इसका जो मूवमेंट आर्म है, इस क्रेन का जो मूवमेंट आर्म है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लें, तो इस क्रेन का जो मूवमेंट आर्म है D1 वो है 20 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टार्क फाइंड करना है। फिर इसका मूवमेंट आर्म कम हो जाता है, सेकंड मूवमेंट आर्म जो है ये फर्स्ट मूवमेंट आर्म है, फिर सेकंड मूवमेंट आर्म वो D2 है, ये 12 मीटर हो जाता है। इस लोड को ऊपर उठाने के बाद वो अपना मूवमेंट आर्म कम कर देता है, क्योंकि क्रेन का ये मूवमेंट आर्म कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो उसका मूवमेंट आर्म 12 मीटर है। हमें फाइंड करना है इन दोनों सिचुएशन में, जब मूवमेंट आर्म 20 मीटर हो तो टार्क क्या होगा, और जब मूवमेंट आर्म 12 मीटर हो तो टार्क कितना होगा। इसमें हमें फाइंड यही टार्क करना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स व्हेन मूवमेंट आर्म इज़ 20 मीटर है, तो हमें मूवमेंट आर्म यानी टार्क फाइंड करना है T1। सेकंड है मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टार्क व्हेन मूवमेंट आर्म इज 12 मीटर यानी T2 फाइंड करना है। फार्मूला, इसके लिए जो फार्मूला है वो है टा यानी टार्क इज इक्वल टू F क्रॉस D। सॉल्यूशन को हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब हमने फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स
व्हेन मोमेंट आर्म इज 20 मीटर, यानी τ1 इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे τ1, तो इसके लिए तो फोर्स वही है, F है, दोनों पे एक ही जितनी फोर्स लग रही है, लेकिन D चेंज है, यहाँ पे हम D1 लिख लेंगे। टा इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स असल में वेट ऑफ द मास है, यहाँ पे जो मास हैंग कर रहा था उसका वेट ही असल में फोर्स है, तो F की जगह मैं W लिख सकता हूँ, और W हमें पता है कि mg के इक्वल है और साथ D1 है। अब मास हमारे पास है 1500, G 9.8 है और D हमारे पास है 20, तो रिज़ल्ट होगा, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रिज़ल्ट आ जाएगा 294,000 और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। अब सेकंड पार्ट में हमें मूवमेंट आर्म फाइंड करना, या आप दोबारा लिखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स व्हेन द मूवमेंट आर्म इज़ 12 हो, मूवमेंट आर्म 12 हो, तो फिर आप इस फार्मूले में यहाँ पे T2 लिख लें, यहाँ पे D2 लिख लें, W इसी तरह रहेगा, यहाँ पे भी D2 लिख लें, यहाँ पे τ2 लिख लें, ये इसी तरह रहेगा, सिर्फ यहाँ पे D2 आ जाएगा और D2 हमारे पास 12 है, तो फिर हम 15 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 176,400 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से इस पूरे बुक में, फ़िज़िक्स की बुक 9 में जितने भी चैप्टर थे उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं, और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कंप्लीट है, जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट अलग बनाया है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट अलग बनाया है।